सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे SN1 SN2 मैकेनिज़्म। जैसे कि लास्ट की वीडियोस में मैंने आपको काफ़ी सारी ट्रिक्स बताई थी। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि पढ़ाई में कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती। जो अल्ट्रा ट्रिक्स मैंने यहाँ पर थंबनेल में डाला हुआ है उसका सिर्फ मतलब ये है कि आप कंसेप्ट के साथ हर चीज़ को अल्ट्रा तरीके से समझ पाएँ। यहाँ पर ट्रिक्स का मतलब अल्ट्रा तरीका होता है कि इसके बाद आपको और कोई भी तरीका समझने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड कीप इट इन माइंड बेटा, हर एक चीज़ को आप बिल्कुल कंसेप्चुअली लेके चलो, हर चीज़ को अच्छी तरह समझो। ठीक है, और ऐसे ट्रिक्स, ऐसे कंसेप्ट को लेके चलो ताकि आप उससे रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चंस को आराम से कर पाओ। मेरा मेन मोटो ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही है कि आप हर एक बच्चा अच्छे से हर कंसेप्ट को समझे, अच्छे से हर तरह के सवाल को अटैम्प्ट कर पाए और सही कर पाए। ओके, सो चलो शुरू कर देते हैं आज का SN1 एंड SN2। आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे SN1 में और SN2 में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट कि SN1 होता क्या है, दूसरा उसकी मैकेनिज़्म, और तीसरा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड उसके फैक्टर्स। ठीक है, और साथ में हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे टू क्लियर योर कंसेप्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आते हैं हम यहाँ पर SN1 में। देखो बेटा, SN1 सबसे पहले SN का मतलब क्या होता है। SN का मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंडर में आता है बेटा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में के अंदर में आता है। इसका मतलब होता है व्हेन वन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट अदर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द दिस टाइप कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल किसको रिप्लेस कर रहा है। ये बेसिकली चार तरह के होते हैं, SN1, SN2, SNI और SNAR। ओके, मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बाइमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल इंट्रामोलिकुलर एंड एरोमेटिक। ठीक है, बट बेसिकली SN1 SN2 ही आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव हैं, 12th है, उसमें यही चीज़ आती हैं। तो हम बेसिकली इसी को ही टारगेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं SN1 की। तो SN1 का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर। ठीक है ना, यूनि मतलब सिंगल मॉलिक्यूल है इसमें। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जब ये रिएक्शन किया जाता है, ओके, तो इसमें जब भी रिएक्शन होती है, जब ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है SN1 के थ्रू, तो उसमें एक ही मॉलिक्यूल रेट को डिटरमाइन करता है। नाउ रेट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो हमेशा होता है स्लोएस्ट स्टेप। ओके, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो हमेशा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ओके, तो अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ CH3 होल थ्राइस CCl। ओके, दिस इज़ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, और मैंने इसको रिएक्ट किससे कर दिया, वाटर से, तो मुझे यहाँ पे मिला CH3 होल थ्राइस COH, और यहाँ से Cl माइनस चला गया, यानी मुझे क्या मिल गया अब, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ये मुझे यहाँ पे मिल गया। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या, ये जो रिएक्शन की है ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर है। तो अब अगर मैं इसके स्टेप्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म की। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये मैकेनिज़्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो बेटा। इट टेक प्लेस इन 2 स्टेप, इट टेक प्लेस इन 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में होता है बेटा। ठीक है, इन फर्स्ट स्टेप a carbocation is formed, a carbocation is formed। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होता है, एक कार्बोकेटाइन बनता है, एंड इन सेकेंड स्टेप द न्यूक्लियोफाइल अटैक
कार्बोकैटायन, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो एक कार्बोकैटायन पे क्या करता है, अटैक करता है। तो ये 2 स्टेप होते हैं इसमें, ठीक है, ये 2 स्टेप होते हैं, आप यहाँ तक नोट करो। अब फिर इसके बाद मैं मैकेनिज्म को पूरे डिटेल में यहाँ पर समझाता हूँ कैसे हुआ। तो अब हम बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या। देखिए पहला स्टेप में क्या हुआ, देखो बेटा CH3 होल थ्राइस CCl है, ठीक है, ये पहला स्टेप है बेटा, ठीक है। ये स्टेप बहुत ही स्लो होता है, ओके। सबसे पहले ये वाला बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, और ये बनाता है आपका क्या, कार्बोकैटायन। क्या बनाता है ये, कार्बोकैटायन। इसे हम कहते हैं बेटा इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं इसको हम, इंटरमीडिएट, ओके। इंटरमीडिएट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिल्कुल बीच की स्टेज होती है, जो स्टेबल होती है, ठीक है, जो थोड़ी स्टेबल होती है, ओके। और इसका अपना एक क्या होता है, नेचर होता है, मतलब इसमें यहाँ पर जो भी कंपाउंड बनता है उसका अपना कोई एक ज्योमेट्री होती है, उसका अपना एक नेचर होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो ये वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल होता है कि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल की पहचान क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर ब्रिंगिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आता है, ओके। जरूरी नहीं है वो नेगेटिव चार्ज हो, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। नेगेटिव चार्ज में OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव आते हैं, न्यूट्रल में आपके H2O, अमोनियन, सो ऑन। तो अब ये आया, ये यहाँ पे करेगा क्या, अटैक करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे ये अटैक करेगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, ये ऐसा हो गया, ठीक है बेटा। इसके बाद ये वाला जो H+ होता है ये निकल जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, CH3 होल थ्राइस OH, ठीक है। यहाँ से ये H+ है, ये H+, जो ये यहाँ पर Cl नेगेटिव निकला होता है, ठीक है, ये उसको ट्रैप करता है, ठीक है। फिर समझ लो, यहाँ से Cl निकला, कार्बोकैटायन बना, न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बोकैटायन पे क्या किया, अटैक किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा OH2+, तो ये H+ चला जाएगा यहाँ से, क्योंकि O पर अगर प्लस आ जाता है तो अनस्टेबल हो जाता है, ओके। तो ये अपने स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, कार्बोकैटायन बना, सेकंड स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोकैटायन अटैक करके कंपाउंड बनाया। आई रिपीट, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बना, सेकंड स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोकैटायन पे अटैक किया और एक कंपाउंड बनाया, ओके, ठीक है। तो 2 स्टेप हुए। ये वाला जो स्टेप है ये स्लो है, तो रेट ऑलवेज रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट हमेशा क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, ठीक है। याद रखें, जो भी स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जो स्लो स्टेप होता है वो हमेशा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी यहाँ पर जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा। ये जो फर्स्ट स्टेप हुआ है ना, इस पे, यानी कि सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा। यानी कि आप यहाँ से कह सकते हो CH3 होल थ्राइस CCl पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। अब ये कितने मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, रेट इक्वल टू K CH3 होल थ्राइस CCl। यहाँ पे ऑर्डर भी बना है और मॉलिक्यूल भी एक ही है, इसलिए ये क्या बेटा आपका यूनिमॉलिक्यूलर। हालांकि एक से ज़्यादा जो स्टेप होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कोई मॉलिक्यूलरिटी होती नहीं है। बट क्योंकि ये पहले से कंसिडर किया गया तो हम इसको यही लेके चलेंगे कि इसका एक ही मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है, तो ये क्या है आपका यूनिमॉलिक्यूलर। नाउ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो देखने वाली है वो क्या है, नंबर 1, अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, ध्यान से समझो, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, ओके, एल्काइल हैलाइड का, तो रेट बढ़ेगा। लेकिन अगर वाटर कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, यानी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो अगर जनरली अगर हम इसको प्रेजेंट करना चाहें जनरली, तो जो रेट होता है दैट डिपेंड ऑन एल्काइल हैलाइड एंड डज नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है, आप ले सकते हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये 10,000 करो, 50,000, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कहोगे कि हाउ द रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इज डबल, द रेट बिकम डबल, ट्रिपल, रेट इज ट्रिपल। हाउ द रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 affect when the concentration nucleophile is double, triple, no effect, there is no effect because nucleophile का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि रेट सिर्फ और सिर्फ इसी पे डिपेंड कर रहा है, ओके। ये बात समझ आ गई। नाउ अब यहाँ पर जो आपको दिमाग में यहाँ पे क्या रखना है, वो दिमाग में यहाँ पे ये रखना है कि यहाँ पर जब भी आप रिएक्शंस करो,
कोई भी आप रिएक्शन यहाँ पर कर सकते हो, कोई भी, ठीक है। बेसिकली ये टर्शरी के लिए होता है, बेसिक किसके लिए होता है, ये टर्शरी के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बोकैटायन बना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बना है, कार्बोकैटायन बना है, और ये कार्बोकैटायन क्या है, स्टेबल है, ये कार्बोकैटायन क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो किसी भी, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ SN1 होता है डिपेंड ऑन व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कार्बोकैटायन इस पे डिपेंड कर रहा है तो ऑब्वियस इसके इस पे डिपेंड करेगा, है ना। देखो ये इसने ये दिया, इतना कार्बोकैटायन दिया, ये कार्बोकैटायन ज़्यादा जितना स्टेबल होगा न्यूक्लियोफाइल उतनी जल्दी उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा और आपको एक कंपाउंड दे देगा, ठीक है। इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जी, अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ SN1। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो बेटा, पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि जो रेट होता है, जो रेट ऑफ SN1 होता है, इट टोटली डिपेंड ऑन एल्काइल हैलाइड। किस पे डिपेंड करता है, आपके एल्काइल हैलाइड, RX से डिनोट कर लो आप, एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरा, ये जो रेट होता है इट ऑल्सो डिपेंड ऑन, रेट ऑफ SN1 इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द कार्बोकैटायन, क्योंकि ये एल्काइल हैलाइड जो आपको कार्बोकैटायन देगा ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो कार्बोकैटायन कितना ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं कार्बोकैटायन में, ध्यान से सुन लो, अगर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो एल्काइल हैलाइड में सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है फॉर एल्काइल हैलाइड, टर्शरी, फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। प्राइमरी बेटा SN1 शो ही नहीं करता, डू नॉट शो SN1, ठीक है, ये शो ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि एज प्राइमरी कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। जो प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है बेटा वो आपका क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है बेटा, इस वजह से वो शो ही नहीं करता, ओके। ना कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्यों सबसे ज़्यादा होती है, देखिए टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर हाइपर कंजुगेशन होता है। हाइपर कंजुगेशन अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है। देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ CH3C CH3, ये CH3 और ये प्लस है, और ये लिखा मैंने CH3 CH3 और ये H प्लस, ठीक है। अब अगर इन दोनों की बात करते हैं, यहाँ पर ये देखो ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ जो कार्बन है अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 3 3 कितने हो गए टोटल, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। क्योंकि क्या होता है हाइपर कंजुगेशन में जो कार्बन का ये होता है इसका p ऑर्बिटल खाली होता है, तो इसका जो CH का सिग्मा बॉन्ड होता है उसके साथ ओवरलैपिंग करता है जिससे सिग्मा पाई कंजुगेशन बनता है, ओके। तो यहाँ पर कितने सिग्मा पाई कंजुगेशन बनेंगे, 3 3 3, 9 सिग्मा पाई कंजुगेशन। सिग्मा पाई मतलब अल्फ़ा एच का ओवरलैपिंग, ठीक है, अल्फ़ा एच के सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 6 अल्फ़ा एच है, यानी कि यहाँ पर 9 सिग्मा पाई बनेंगे, यहाँ पर 6 सिग्मा पाई बनेंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, यानी यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, इसलिए टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। नाउ इम्पोर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, रेट डिपेंड किस पे करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है। बट रीअरेंजमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये दिमाग में रखना, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, देखिए मान लो बेटा आपको यहाँ पे दे दिया है क्या है कि किसमें SN1 फास्ट होगा, ठीक है, विच हैज़ फास्ट SN1, किसमें फास्ट होगा SN1, जैसे आपको एक दे दिया CH3 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 Cl और दे दिया आपको CH3 CH CH2 Cl, ठीक है, और यहाँ भी हम ले लेते हैं CH3, चलो ठीक है, ओके। अब आपसे बोलेगा किस में SN1 फास्ट होगा, मान लो अगर आपसे कहता है किस में SN1 फास्ट होगा, तो देखो बेटा अगर आप देखो तो यहाँ से क्या होगा, मैंने जैसे क्या कहा सबसे कार्बोकैटायन बनेगा, सबका कार्बोकैटायन बनाओ, अगर मैं इसका कार्बोकैटायन बनाता हूँ तो ये बनेगा बेटा ऐसा, ठीक है, और इसका कैसा बनेगा, इसका बनेगा ऐसा,
है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, इसे कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड मतलब H नेगेटिव, हाइड्राइड, आइड मतलब नेगेटिव, H नेगेटिव यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। देखो 1 2, इसे कहते हैं 1 2 शिफ्ट। क्या कहते हैं इसको हम, 1 2 शिफ्ट। तो अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पर 1 2 शिफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम कहते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CCH3, ये CH3, ये प्लस, है ना। तो ये बने टर्शरी। तो अगर पूछे इन दोनों से किसमें फास्ट होगा, तो बच्चे कई बार लिखते हैं कि दोनों में सेम होगा। ऑप्शन आएगा A B या बोथ या नन, ठीक है। तो जिसका आंसर है ये, रीअरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, ये दिमाग में रखना, रीअरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है। जो फर्स्ट कार्बोकैटायन बनेगा, जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल निकलने में जो फर्स्ट कार्बोकैटायन बनेगा, वही कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। फिर सुन लो, यहाँ पर पहला कार्बोकैटायन कौन सा बना आपका, कौन सा कार्बोकैटायन बना, यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्बोकैटायन कौन सा बना आपका, यहाँ पे फर्स्ट कार्बोकैटायन बना टर्शरी। यहाँ पे फर्स्ट कार्बोकैटायन कौन सा बना आपका, ये अगर देखा जाए तो ये बेसिकली आइसोब्यूटाइल है, बट आप इसको यहाँ पे प्राइमरी कह सकते हो, क्योंकि ये कार्बन फर्स्ट कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, तो ये प्राइमरी, ये टर्शरी। तो सबसे स्टेबल कौन सा, टर्शरी हुआ। बात समझ आ गई, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे तो रीअरेंज हुआ ना बेटा, रीअरेंज होने के बाद ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, तो रीअरेंजमेंट से कोई लेना नहीं है। जब न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा, जब पुराना न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा, उसका जो फर्स्ट कार्बोकैटायन बनता है, हम उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। हम यहाँ पे ये नहीं देखते कि भाई ये जो कार्बोकैटायन दोनों टर्शरी बन गए, हम ये नहीं देखते कि टर्शरी बन गया ना, हम ये नहीं देखते कि टर्शरी तो दोनों सेम हो गए, नहीं। जब पहला न्यूक्लियोफाइल निकला, पहला जो भी स्पीशीज लिविंग ग्रुप निकला, उसके बाद जो कार्बोकैटायन बना, आपने वही कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है बस। वो अगर स्टेबल है तो समझो SN1 फास्ट, नहीं तो नहीं। तो इन दोनों में सबसे पहले प्रोडक्ट ये बनाएगा, उसके बाद में ये बनाएगा। ओके, नोट। तो अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। तो अब तक हमने जो आपको बताया SN1 एक 2 स्टेप मैकेनिज्म है, जिसमें पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकैटायन पर, ठीक है। यहाँ पर जो रेट होता है वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल, यानी कि सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हेडर पर डिपेंड करता है, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर होता है, और ऑर्डर भी इसका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल से कोई लेना देना नहीं रेट ऑफ SN1 का, लेकिन रेट ऑफ SN1 का किससे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ही रेट ऑफ SN1 फास्ट होगा। टर्शरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। लेकिन याद रखें, रीअरेंजमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है। जैसा फर्स्ट एंड न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, जो भी लिविंग ग्रुप निकलेगा, उसके बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, ना कि रीअरेंज होने के बाद जो कार्बोकैटायन बनता है उसके नेचर पर, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पर। जो दूसरा पार्ट इसमें आता है बेटा, जो दूसरी मतलब इसकी प्रॉपर्टी आती है, वो आती है सॉल्वेंट की। किसमें कौन सा सॉल्वेंट, इसमें कौन सा सॉल्वेंट यूज़ होता है। देखिए, इसमें जो सॉल्वेंट यूज़ होता है वो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब इस चीज़ को तोड़ते हैं हम। देखिए, पोलर क्या होता है, जिसका अपना एक डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ओके, जैसे कि H2O CH3OH C2H5OH। कई किताबें MEOH लिखते हैं, कई किताबें और ETOH भी लिखती हैं। प्रोटिक का मतलब होता है विच गिव H+, यानी कि प्रोटॉन जो देता है, ठीक है। तो हम ये लेते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है कि ये क्यों लिया जाता है। देखिए, पोलर का मतलब होता है हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या स्ट्रेंथ, ठीक है। ओके, पोलर का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होना, ठीक है। अब इसका मतलब समझता हूँ, ये तो है ही कि ये सारे कंपाउंड पोलर, क्योंकि उनका अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। देखो, किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म कर देना, कम कर देना, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। जैसे एक मान लो आपके पास ये A+ और B नेगेटिव है, एक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर डाल दिया पानी ने क्या किया, इसके बॉन्ड को क्या कर दिया, वीक कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या, पानी की क्या कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, पानी की कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी, क्योंकि इसने इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना अगर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, ध्यान दो, अगर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी नहीं होगी तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। जो लिविंग ग्रुप है, जो ऑलरेडी एक जो ग्रुप प्रेजेंट है उस एल्काइल हैलाइड में, उसमें का जो हैलाइड है वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड तो है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, उस बॉन्ड को वीक कर देना। जब ये बॉन्ड वीक हो जाता है, ध्यान दो, जब ये बॉन्ड वीक हो जाता है तब रोल आता है इस प्रोटिक का, ध्यान से सुनो। जब ये बॉन्ड वीक हो जाता है तब रोल आता है इसका। जैसे फॉर एग्जांपल ये था हमारे पास,
ठीक है। अब इसने क्या किया, वाटर ने क्या किया, इस बॉन्ड को क्या कर दिया, वीक कर दिया, ये टूट गया, ठीक है, और ये सीएल मास अलग हो गया, ठीक है। अब रोल आता है इस प्रोटीक का, अब इस रोल आता है इस प्रोटीक सॉल्वेंट का। ध्यान दो, यहाँ पर वाटर दो काम कर रहा है। पहला, उसका वो इस बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है, प्रोटीक नेचर की वजह से, डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की नेचर से। ना प्रोटीक होने का मतलब ये होता है कि अब ये वाटर मॉलिक्यूल इसके अपना एक एच+ देकर इस सीएल मास को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। बात समझ आ रही है। तो वाटर यहाँ पे दो काम कर रहा है। पहला, अपनी डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जिसकी वजह से उस बॉन्ड को वीक कर रहा है, वो बॉन्ड टूट जाएगा। क्योंकि बॉन्ड टूटना तो जरूरी, तभी तो बेटा यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। जब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो न्यूक्लियोफाइल कैसे आएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, पहले ये बॉन्ड टूट जाता है, सीएल मास फ्री हो जाता है, ठीक है। तो कई बार ऐसे भी सवाल आ जाता है कि जब सीएल मास चला गया तो सीएल मास दोबारा यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि जो वाटर जो प्रोटीक है, देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये सीएल मास है, अब ये वाटर पूरे इस तरह को क्या करता है, घेर लेगा, ठीक है। ये क्या कर लेगा, इसको घेर लेगा, ठीक है। ये देखो ऐसे घेर लेगा इसको चारों तरफ से, जाने नहीं देगा। अब क्या होगा, जो वाटर का अंदर का जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पर अटैक कर देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, पहले वाटर ने इस बॉन्ड को तोड़ा, फिर वाटर का जो टूटा एच, आप ऐसे भी सकते हो कि वाटर का जो ये वाटर ने घेर लिया, क्योंकि सॉल्वेंट है यहाँ पर एक्सेस में है, घेर लेगा, वाटर का ही OH- पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ओके। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो ये वाटर है ये क्या काम कर रहा है, दो काम कर रहा है। पहले बॉन्ड को तोड़ रहा है, प्लस चार्ज छोड़ रहा है, फिर सेकंड स्टेप में क्या कर रहा है, जो भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ है उसको रोक के रख रहा है शील्ड में। इसे हम कहते हैं सोलोलाइसिस, ठीक है। सोलोलाइसिस कहते हैं या सॉल्वेशन फैक्टर भी कहते हैं इसको हम, और सोलोलाइसिस कह दो या सॉल्वेशन कह दो, एक ही बात है, ठीक है। सोलोलाइसिस का मतलब तो वाटर टूटेगा एच और OH में, तो ये खींच लेगा सीएल को। सॉल्वेशन में तो वाटर ने पूरी तरह से क्या कर दिया, पकड़ रख लिया, ठीक है। तो दोनों चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। तो ये सॉल्वेंट का काम क्या होता है, इसका काम होता है, पोलर प्रोटीक सॉल्वेंट होते हैं। पोलर का मतलब डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होगी, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, सबसे ज़्यादा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का होता है, उसके बाद अल्कोहल, और फिर कई जगह एसिडिक एसिड भी होता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये तीन ही होंगे, ठीक है। अब दूसरा काम क्या होता है, ये जो सीएल पहले बॉन्ड को तोड़ देगा, उसके बाद इस सीएल मास को रोक के रखेगा, ताकि जो OH- है या दूसरा न्यूक्लियोफाइल है उस पर क्या कर दे, यहाँ पर अटैक कर दे, ठीक है। तो जरूरी नहीं यहाँ पर वाटर, आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हो, एक्वस QH भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्वस QH मतलब वाटर यहाँ पे क्या करेगा, एक्वस QH मतलब वाटर प्लस KOH। तो जो वाटर है वो बॉन्ड को तोड़ेगा, सीएल निकलेगा, KOH का जो वाटर है फिर उसको रोक देगा सीएल मास को, और KOH का OH मास पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, ठीक है, क्लियर। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि रेट किस पर डिपेंड करता है, कार्बोटाइन पर, ठीक है, रीअरेंजमेंट में कोई लेना देनी होता है। दूसरा सॉल्वेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पोलर प्रोटीक सॉल्वेंट होता है SN1 में, ओके, नोट डाउन करो। तो अब बात करते हैं हम इसके तीसरे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की। तो तीसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी वो क्या है बेटा, कि ये जो SN1 होता है, SN1 रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। ये क्या होते हैं बेटा, आपके एक्सोथर्मिक होते हैं बेटा। देखिए जैसे बेटा मान लो CH3 होल थ्राइस CCl है, आपने इसको वाटर से रिएक्ट किया और आपका क्या बना, CH3 होल थ्राइस COH बना। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड होता है ये होता है वीक, और ये बॉन्ड जो होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो CO बॉन्ड होता है, O बहुत ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये O जो है ये क्या है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव, और ये क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तो मोर एनर्जी रिलीज, मतलब डेल्टा H क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव होगा, ठीक है, एक्सोथर्मिक। और हम जानते हैं जो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है इट इज़ ऑलवेज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू लॉ-शार्टले प्रिंसिपल फॉर, ऐसा लिख देते हैं, the exothermic process are always favored by low temperature, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। तो लो टेम्परेचर में ये फेवर करता है, इसी वजह से ऐसी रेशें हमेशा लो टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम आप क्या देखो, एक्वस देख लिया, मतलब कि SN1 हो रहा है, ठीक है, CH3 होल थ्राइस Cl प्लस एक्वस QH।
तो Cl3 होल थ्राइस COH बन गया। एक्वस तो लो टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है, एक्वस पानी के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है, तो मतलब लो। ओके, एसीटोन लो, तो ये सब लो टेम्परेचर होते हैं। एसीटोन बहुत ठंडा होता है। डाइथाइल ईथर, एसीटोन, ठीक है, DMF, DMSO, ये सारे क्या हैं, ये आपके सब ठंडे सॉल्यूशन हैं, ठीक है। पोलर प्रोटिक अलग बात है, पोलर प्रोटिक अलग बात है, लेकिन सारे के ठंडे सॉल्वेंट है, तो ठंडे में आते हैं। ओके, चौथा आता है बहुत इंपॉर्टेंट, स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी। ना स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, देखो, जब कभी भी इसकी रिएक्शंस होती है, जब भी हम इसकी रिएक्शंस करते हैं, तो इसमें हम क्या ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी की बात करता हूँ, जैसे CH3 है, ठीक है, और ये ऐसा है, ओके, ये ऐसा रखा हुआ मैंने। अब मैंने क्या किया, इसको रिएक्ट कर दिया OH माइनस से, जैसे हम कर रहे हैं, और ये क्या बना रहा है आपका, ऐसा बना रहा है ना। तो यहाँ पे आपके दो टाइप के रोटेशन आते हैं, R और S नोटेशन, ठीक है। तो वो भी मैं करता हूँ, पहले आप अपना नोट कर लो। तो बढ़ते हैं आगे, जैसे कि इसमें मैंने भी आपको बताया कि CH3 CH3, ये CH3, ये Cl, मैंने OH माइनस किया तो मुझे मिल गया CH3 होल थ्राइस के साथ OH, ठीक है। अब जरा मैं इसको ऐसा प्रेजेंट करूँ, ध्यान दो, ऐसे प्रेजेंट करूँ, ये CH3 है, ये CH3 है, और मान लेते हैं यहाँ पर आपका Cl है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, CH3 है, ठीक है। इस तरह से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल अभी, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ठीक है। इस तरह भी नहीं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि जब इसका एक Cl चला जाए तो ये क्या बनाएगा, कार्बोडाइन बनाएगा। अब इस ये कार्बोडाइन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो ये क्या होता है, प्लेन होता है, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कहीं आपका एक और CH3, ठीक है। अब यहाँ पे OH माइनस आया, ये आया आपका OH, ये प्लस था। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अब ये जब रिएक्ट करेगा तो ये दो तरह से अटैक कर सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। ये पूरा प्लेनर शेप है, ध्यान दो, ये पूरा क्या आपका प्लेनर शेप है, यू, ओके। तो यहाँ से भी अगर इसने ऊपर से अटैक किया तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये है आपका CH3, ये CH3, यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। और अगर ये इसने यहाँ से अटैक किया, CH3 CH3, और यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, है ना। ओके, तो अगर आप ध्यान से सुनो कि इस तरह से अगर आ जाता है, ठीक है, देखो यहाँ एक तो ऊपर से अटैक कर सकता है, एक नीचे से अटैक कर सकता है, प्लेनर शेप है, ठीक है। अब अगर इसने ऊपर से अटैक किया तो अगर हम मानते हैं कि यहाँ पर कहीं Cl था, मान लो यहाँ पे कहीं Cl था, तो जहाँ पर OH Cl था वहीं पर OH ने अटैक किया, तो इसको हम कहते हैं रिटेंशन, क्योंकि ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आया, जो जहाँ पर था वहीं पर रिप्लेसमेंट हुई। देखो CH3 अपनी जगह पर है, Cl की जगह OH आ गया, लेकिन यहाँ पर Cl यहाँ था लेकिन OH नीचे आया, तो इसे हम कहते हैं इन्वर्जन। इसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन, जिसे वॉल्डन इन्वर्जन भी कहा जाता है कई बार, वॉल्डन इन्वर्जन, वॉल्डन साहब ने निकाला था इसको, ठीक है। बात समझ आई, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ये देखो, ये है आपका प्लेनर शेप, ठीक है, ये प्लस चार्ज है। अब मान लेते हैं यहाँ पर Cl था, ये चला गया, तो हो सकता है OH यहाँ पे अटैक करे, यहाँ पे अटैक करे, ठीक है। तो ये होगा इन्वर्स रिटेंशन, ये होगा इन्वर्जन। नॉर्मली ये जो होता है ये लेस देन 50% होता है, और ये क्या होता है, मोर देन 50% होता है, ठीक है। हमेशा ये कहा जाता है जो SN1 है वो बेसिकली इन्वर्जन को डिनोट करता है, क्यों, क्योंकि इसमें इन्वर्जन का अमाउंट ज़्यादा बनता है। लेकिन अगर कभी किस दोनों ही बराबर बने तो उसे हम कहते हैं रेसिम मिक्सचर, क्या कहते हैं उसको, रेसिम मिक्सचर। तो कई बार बोल दिया जाता है कि रेसिम मिक्सचर SN1 में बनता है, SN2 में, तो SN1 ही कहा जाता है, क्योंकि लगभग 50-50% होता है। लेकिन अगर एक्चुअल देखा जाए तो 50% से ये कम होता है, ये 50% से ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है बेटा कि जब आप रिएक्शन करते हो तो जैसे Cl माइनस यहाँ पर है, तो यहाँ ये पूरा एरिया जब Cl चला जाएगा तो कहीं ना कहीं इसी विसिनिटी में रहेगा, ठीक है। जब Cl चला जाएगा तो इसी विसिनिटी में कहीं पर रहेगा, तो OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो वो वहाँ से प्रेफर करेगा अटैक करना जहाँ पर वो नेगेटिव का बिल्कुल ना हो, तो इसलिए वो यहाँ से पहले अटैक करता है। तो पहले ये प्रोडक्ट बनाता है वो भी ज़्यादा, और ये प्रोडक्ट बनाता है बाद में वो बनाता है कम, ठीक है। यहाँ पे RS का कोई कंसेप्ट नहीं, बट मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि कैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर
जैसे मान लो आपको दे दिया CH3, यहाँ पर दे दिया मान लो ट्रिटियम दे दिया, ठीक है, और यहाँ दे दिया मान लो ड्यूटेरियम, और यहाँ पर मान लो दे दिया OH दे दिया, ठीक है। चलो Cl लेते हैं, ओके, Cl बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। और यहाँ पर आपने OH डाला, अब आपको यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिले, ठीक है। एक क्या मिला आपको CH3, C यहाँ पर ट्रिटियम, यहाँ पर OH, यहाँ पर ड्यूटेरियम, C यहाँ पर ट्रिटियम, यहाँ पर OH, यहाँ पर ड्यूटेरियम, और यहाँ पर CH3, ठीक है, ओके। अब जब ध्यान समझो स्टीरियोकेमिस्ट्री की, स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी सी आनी चाहिए आपको, अगर आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया देता हूँ RS नोटेशन का। होता क्या है, हम क्या करते हैं RS नोटेशन में, जो भी आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है, ठीक है, उसमें प्रायोरिटी ग्रुप देखी जाती है RS कॉन्फ़िगरेशन में, ओके। RS नोटेशन इज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, RS और क्या कहते हैं EZ, ये सब क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस में हम क्या करते हैं, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है उसको हम वर्टिकल रखते हैं। लोएस्ट प्रायोरिटी मतलब जिसका एटॉमिक नंबर कम हो, सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखो, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है तो उसको हम, वो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो गया, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो मास नंबर देखो, फिर उसके बाद वो भी सेम है तो फिर आपको मॉलिक्यूलर मास देखना है टोटल, ठीक है, एटॉमिक मास नहीं, फिर मॉलिक्यूलर मास देखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल CH3 और CH4, देखो ध्यान सुनो, CH3 और CH4, तो CH4 मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो CH4 मेजर बड़ा ग्रुप हो गया, CH3 क्या होगा, लोएस्ट प्रायोरिटी होगी। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखो, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है O, तो बड़ा ये हो गया, एटॉमिक नंबर 8 होता है, फिर कार्बन 6। अब ट्रिटियम और ड्यूटेरियम में एटॉमिक नंबर दोनों का सेम होता है, किसका मास नंबर ज़्यादा होता है, इसका मास नंबर ज़्यादा होता है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल में आ गई, यहाँ भी लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल में आ गई, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ठीक है। अब आपने क्या है ना, लोएस्ट प्रायोरिटी हटा दो, आप देखो कैसे ये रोटेशन कैसे कर, देखो 1 2 3 ऐसे शो कर रहा है, 1 2 3, तो ये हो गया R, और देखो 1 2 3 ये क्या हो गया S, तो देखो R और S आ गया, तो यानी ये दोनों क्या हो गया आपके इनएंशियोमर्स हो गए। इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, जो मिरर इमेज होते हैं, अगर आप मिरर रखो तो बिल्कुल मिरर इमेज मिलेगी आपको, ठीक है, बिल्कुल क्या मिलेगा, उसका मिरर इमेज मिलेगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि SN1 में आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने को मिलती है, SN1 में आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने को मिलती है, मतलब उसमें आपको इनएंशियोमर्स मिलते हैं, उसमें आपको R और S नोटेशन मिलता है, उसमें आपको रिटेंशन और इन्वर्जन मिलता है, उसमें आपको रेसिन मिक्सचर मिलता है, ठीक है। सो रिपीटिंग अगेन, पहली प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, रीअरेंजमेंट से लेना नहीं। नंबर 2, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर यानी कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटिक या प्लस दे, दोनों का रोल क्या है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट बॉन्ड को वीक करेगा, एल्काइल हैलाइड के बॉन्ड को वीक करेगा, और हैलाइड को कौन रोक के रखेगा, प्रोटिक नेचर ऑफ वाटर या जो भी सॉल्वेंट है, ठीक है। तीसरा, बॉन्ड जो टूटता है वो बॉन्ड वीक होता है, जो नया बॉन्ड बनता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, तो एक्सोथर्मिक होता है, इससे लो टेम्परेचर से। जब भी आपको कोई रिएक्शन मिलता है SN1 का आपको पता करना है, तो आप देखो उसमें सॉल्वेंट क्या दिया है, जहाँ एक्वस आ गया, एल्कोहल आ गया, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये आपके वीक ये लो टेम्परेचर वाली हैं, ठीक है। चौथा, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कहती है, आपको SN1 में आपको रिटेंशन इन्वर्जन दोनों देखने मिलता है, इनफैक्ट आपको रेसिन मिक्सचर मिलेगा, प्लस आपको एनेंशियोमर्स भी आप उसमें फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं, स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं इनका IPC सेम होता है, अगर आप इसका IPC से देखो तो IPC सेम मिलेगा आपको, ठीक है। IPC क्या मिलेगा, इसका सेम मिलेगा, IPC सेम होगा, लेकिन उसका जो जो स्ट्रक्चर्स होगा, ठीक है, दोनों का वो डिफरेंट होगा, और ऐसा होगा एक दूसरे के नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर इसको उठा के इसके ऊपर रख दे तो देख, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूँ तो OH CH3 पे आ रहा है, CH3 OH पे आ रहा है, ठीक है। ध्यान दो, इससे मतलब नहीं है अगर कोई एक बॉन्ड, कोई एक ग्रुप भी दूसरे ग्रुप के ऊपर आ रहा है तो हम उसे नॉन सुपर इम्पोजेबल कहते हैं, ठीक है, नोट कर लो भाई। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स है जिन पर SN1 डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच SN1 डिपेंड। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं। पहला फैक्टर है बेटा आपका नेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, पहले तो कार्बोकेटाइन के ऊपर आता है, टर्शरी सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी, और फिर क्या होगा आपका प्राइमरी, ठीक है।
तो जैसे कि अभी देखा आपने कि टर्शियरी से ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ओके, तो टर्शियरी कार्बोकैटाइन, फिर सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, और फिर प्राइमरी कार्बोकैटाइन। हालांकि प्राइमरी में तो देता ही नहीं है, ये तो अपने दिमाग में रख लो आप, प्राइमरी में देता ही नहीं है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आती है, कई बार आपको 2-3 कार्बोकैटाइन देता है। जैसे मान लो आपको दे दिया उसने एक बेंजाइल कार्बोकैटाइन, ठीक है, बेंजाइल कार्बोकैटाइन, ओके, और एक आपको दे दिया टर्शियरी कार्बोकैटाइन। तो याद रखो टर्शियरी कार्बोकैटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस के ऊपर, सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद रेजोनेंस, फिर इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ओके, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देता है, अब जैसे मान लो आपको यहाँ पे कह दिया ठीक है, ये भी बेंजाइल कार्बोकैटाइन, लेकिन इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप आ गया, और अब आ गया आपके पास टर्शियरी कार्बोकैटाइन। अब कौन, अब ये ज्यादा स्टेबल हो गया, अब इसमें होगा एसएन1 फास्ट, क्योंकि यहाँ पर आप देखो एक तरफ हाइपर कंजुगेशन है, एक तरफ रेजोनेंस है, तो दो इफेक्ट एक साथ है, यहाँ पर सिर्फ हाइपर कंजुगेशन है। ठीक है, ऐसे मान लो आपको दे दिया CH2 CH CH2, और आपको दे दिया CH3 CH2। तो बेटा देखो इन दोनों में कौन ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा। ठीक है, इन दोनों में कौन होगा, ये ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो प्राइमरी कार्बोकैटाइन में, इसमें तो होता ही नहीं है, ये भी प्राइमरी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, रेजोनेंस आ गया। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा इस तरह। ओके, तो इसलिए स्टेबल है, तो इसलिए इसमें किस में होगा, इस पे। तो एलिल कार्बोकैटाइन और इथाइल कार्बोकैटाइन में किस पे होगा, एलिल में। ओके, अच्छा, अब अगर मान लो यहीं पर आपको ऐसे दे देता है CH3CH और CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, इन दोनों में किस में होगा, तो बेटा इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ रेजोनेंस होता है, यहाँ पर क्या हाइपर कंजुगेशन, वो भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो इन सब की समरी क्या बनती है, इन सब की समरी ये बनती है कि सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन ये है। और अभी मैं रेट किस पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन पर। फिर आपका आता है टर्शियरी, फिर आपका आता है बेंजाइल, फिर आता है आपका एलाइल। ठीक है, ओके, सेकेंडरी देन एलाइल। फिर आता है आपका एलाइल। ठीक है, नोट कर लो जी। तो समझ आ गया यहाँ तक कि कैसे आप कार्बोकैटाइन को लेके चलोगे। अगर आपको इस तरह दे तो बहुत ईजी है, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दूसरा जो आता है, अगर आपको इस तरह से घुमा के दे दिया कि ये इन दोनों में कौन होगा, इन दोनों में कौन होगा, तो ये मैंने आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं। ठीक है, देखो बेटा, इन दोनों में ये है, इन दोनों में ये है। ठीक है, इन दोनों में तो ये हो गया, लेकिन इन दोनों में क्या हो गया, ये होती है, ये इससे बड़ा हो गया, फिर ये इससे बड़ा हो गया, ये मैंने कर। ठीक है, नोट कर लो जी। और इसमें करेक्शन कर लीजिए बेटा। एलिल का ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है, और फिर इसके बाद आएगा आपका सेकेंडरी, और फिर आएगा आपका प्राइमरी। ठीक है, इसमें रेजोनेंस ज़्यादा होता है, इस वजह से इसके अंदर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, दूसरा फैक्टर आता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक है, याद है ना, जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना फास्ट एसएन होगा। एसएन इसलिए कहा क्योंकि SN1 SN2 सबके लिए एप्लीकेबल यही है। ठीक है, तो जब से बेटर लिविंग ग्रुप होता है I-, फिर होता है Br-, फिर होता है Cl-, और फिर होता है
F माइनस। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि RI, RBr, RCl और RF में सबसे पहले SN1 किस में होगा था सर? इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो ये SN1 का यहाँ पर ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, दूसरा, तीसरा मतलब तीसरा फैक्टर जो इसमें आता है वो आता है नेचर सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो क्या, जैसे मैंने बताया था, पोलर होना चाहिए और प्रोटिक होना चाहिए। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। इंपॉर्टेंस है पोलरिटी की, जितना ज़्यादा पोलर होगा, मोर पोलर, उतना ही फास्ट SN1 होगा, क्योंकि उतनी जल्दी तोड़ देगा वो उसको। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पोलर जैसे वाटर, फिर इथेनॉल और फिर मिथेनॉल। ठीक है, ओके, नोट कर लो, फिर SN2 शुरू करते हैं। सो अब हम बात करते हैं SN2 की। तो SN2 क्या होता है? इट इज़ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बाईमॉलिक्यूलर। ठीक है, मतलब उसमें दो मॉलिक्यूल्स की दो होगी। ठीक है, देखिए बेटा इसमें क्या होता है, जैसे मैं कर रहा हूँ CH3Br प्लस OH नेगेटिव, और क्या बना CH3OH प्लस Br नेगेटिव। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, जैसे ये है मेरे पास AH, AH, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ AH और ये Br। ठीक है, ओके। ये मैं इस तरह से इसको वेज डैश के थ्रू समझा रहा हूँ, ओके। और आपने यहाँ पे किया OH नेगेटिव, तो ये जो यहाँ पर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये OH, यहाँ पे H। ठीक है, तो ये होता है बेटा, इसकी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इट टेक प्लेस इन वन स्टेप, इट टेक प्लेस इन वन स्टेप, ये एक स्टेप में होता है, एंड देयर इज नो इंटरमीडिएट फॉर्म। ठीक है, हाउएवर ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। ठीक है, विच फर्दर कन्वर्टेड इनटू स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, वो दो स्टेप में होता था, एक स्टेप में होता है, एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है और बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ इन्वर्जन ही होता है, देख रहे होंगे सब कुछ उलट गया है, इसमें सिर्फ इन्वर्जन होता है। ओके, एक स्टेप में होता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनता है। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में खास बात क्या होती है, इंटरमीडिएट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बीच की स्टेज होती है जिसका अपना एक फिक्स ज्योमेट्री होता है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट की कोई भी ज्योमेट्री नहीं होती। ठीक है, इंटरमीडिएट जो होता है उसका सीन ये होता है कि उसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो सॉलिड से शो करते हैं। ट्रांजिशन में कोई भी बॉन्ड सॉलिड नहीं होता, वो पार्शियल बॉन्ड से शो होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने ऐसा दिखा दिया गया है यूं, मान लीजिए, ठीक है, तो अगर ये मैं कहूँ A और ये B, तो ये आपके ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और अनस्टेबल होती है, लेकिन ये क्या कहलाता है, ये इंटरमीडिएट कहलाता है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट कहलाता है, इसकी अपनी फिक्स ज्योमेट्री होगी, जैसा कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, एक फिक्स ज्योमेट्री होती है, फिक्स शेप होती है। ओके, उसकी कुछ फिक्स शेप नहीं होती, चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक फिक्स चेंज हो सकता है, sp2 sp3 हो जाए, हो सकता है sp3 sp3d हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी चेंज हो सकता है। ठीक है, शेप कुछ भी चेंज होती है। नॉर्मली ऐसा होता है कि यहाँ पर बड़ी हाइब्रिडेशन छोटी हाइब्रिडेशन में कन्वर्ट हो जाता है, हमेशा, ऑलवेज ये होता है। ट्रांजिशन स्टेट हमेशा आपको SN2 में मिलेगा, इंटरमीडिएट आपको हमेशा SN1 में मिलेगा। ये कि हाँ, इसमें क्या मिलेगा SN1 और इसमें क्या मिलेगा आपको SN2। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट करो, फिर इसको पूरे ज्योमेट्री को पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं यहाँ पर पूरा इसको मैक्सिमम थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, कि इसमें ये किस तरह से रिएक्ट करता है, इस तरह से कैसे बनता है, उस डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा मैं आपको। फास्ट नोट करो बेटा, ध्यान समझिए यहाँ पर हुआ क्या। देखो CH3Cl था, आपने किया KOH किया। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, एसीटोन ले लो, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं इसको बताऊँगा प्रॉपर्टी में इसमें कौन से सॉल्वेंट यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये बनाया आपका CH3OH और यहाँ पर Cl- चला गया।
अब होता क्या है कि ये जो होता है H, ये H और ये आपका H और यहाँ आपका कहीं ना कहीं होता है Cl, ठीक है। तो जब ये OH माइनस आता है, OH माइनस यहाँ पीछे से अटैक करता है, बैक अटैक कहते हैं इसको हम, बैक अटैक, क्योंकि सामने न्यूक्लियोफिल का पूरा ये नेगेटिव चार्ज फील्ड होता है तो रिपल्शन होगा। तो उसके बाद ये जो बनाएगा ये कुछ ऐसा बनाता है यहाँ पर, ये H, यहाँ पर आएगा OH और यहाँ पे आएगा Cl, ठीक है। इसे हम कहते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट। ओके, ये अनस्टेबल होता है बेटा, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इसकी। उसके बाद फिर ये कुछ ऐसा चेंज हो जाता है, यहाँ पे आएगा आपका OH, यहाँ पे आएगा आपका H और यहाँ भी आपका क्या आएगा H, ठीक है। इसे हम कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन, वॉल्डन इन्वर्जन, क्योंकि इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा है। अब जरा इसको थोड़ा समझते हैं कि किस तरह से ये देखो, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। अब यहाँ से देखो कैसे हुआ कैसे, ये सब डॉटेड बॉन्ड है, ठीक है, डॉटेड है। यही फ़र्क होता है, इंटरमीडिएट में जो होता है वो सॉलिड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, उसमें कार्बोनाइन बनता है जिसके सारे बॉन्ड सॉलिड होते हैं और हाइब्रिडेशन फिक्स होती है। लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडेशन फिक्स नहीं होती है। अब देखो कैसे, अगर मैं एक शेप बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, इसको स्ट्रक्चर को पकड़ो, इसको पकड़ो स्ट्रक्चर को ऐसी, ठीक है, ये Cl और ये H, ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर OH माइनस है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये गया यहाँ पर आया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे आने के बाद इस स्टेज में आने के बाद क्या हुआ, इस स्टेज में, ठीक है, ये कुछ ऐसा हुआ, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या है Cl, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो शेप है, अगर आप ध्यान से देखो ये कौन सी शेप आ रही है, ये है ट्रायगोनल बाई पिरामिड, ठीक है। देखो टेट्राहेड्रल से ट्रायगोनल बाई पिरामिड, उसके बाद फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये H टेट्राहेड्रल। देखो ये था ये था ये था ये, देखो ट्रायगोनल बाई पिरामिड से चेंज हो गया, टेट्राहेड्रल में चेंज हो गया, है ना। तो देखो इसी ये बन गया आपको कौन सा स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, हाईली अनस्टेबल विद एनर्जी मैक्सिमम। देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी की है, देखो इस बॉटम से लेकर चलो तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। ये आपका हो गया आपका रिएक्टेंट, ये आपका क्या हो गया प्रोडक्ट, और ये आपका हो गया पूरा ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या कहलाता है आपका ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा देखो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इसमें क्या होता है, सामने से अटैक नहीं करता, बैक अटैक करता है, कि सामने तो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब सामने को जो न्यूक्लियोफाइल इसका चार्ज नेगेटिव होगा, इसका चार्ज नेगेटिव, तो रिपेल करेगा, तो इसलिए ये पीछे से अटैक करता है, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पर जो कार्बन होता है, ठीक है, यहाँ पर जो कार्बन होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। ये कौन सा नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले नेचर का होता है, ठीक है। क्योंकि इसके देखो Cl एक नेगेटिव है, वो उसको खींच लेगा, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये आराम से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है ये। इसलिए याद रखना, जब कभी भी SN1 और SN2 की बात आती है, SN1 SN2 की, तो SN1 में कार्बन पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बोकैटायन, लेकिन SN2 में कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, प्लस चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, जो जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल है उसको इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। ओके, नोट कर लो उसको, जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की, कि क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ SN2। पहला देखिए क्या लिखा था मैंने आपको, कि जो एल्काइल हैलाइड होता है वो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा, यानी जैसे CH3Br किया तो बनाएगा R और X माइनस निकल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लिया था CH3Br प्लस में OH माइनस, तो क्या बनाएगा CH3OH प्लस Br माइनस निकल जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर जो रेट होता है, क्योंकि देखो जो फर्स्ट एक ही स्टेप होता है इसमें, तो बाकी स्टेप तो होते हैं, एक ही स्टेप होता है, तो जो वही एक एलिमेंट्री स्टेप है। एलिमेंट्री स्टेप में क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है वही ऑर्डर को बताता है। तो यहाँ पे जो रेट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, RX और न्यूक्लियोफाइल पर। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, 2 मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल, तो बाई मॉलिक्यूल ऑर्डर भी कितना हो गया, 2 हो गया।
ऑर्डर 2 और बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है, ऑर्डर 2 है, बाई मॉलिक्यूलर है। ओके, यहाँ तो बात समझ आ गई। अच्छा, यानी कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बढ़ेगा तो रेट डबल हो जाएगा SN2 का, न्यूक्लियोफाइल बढ़ेगा तो रेट डबल हो जाएगा, दोनों डबल डबल हो जाए तो 4, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, दूसरा बेटा यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि इसमें देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट और यू कैन से कार्बोकैटायन, कोई कार्बोकैटायन बनता है बट मोर अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ओके, तीसरा अगेन ये रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सो इट इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। मैंने पहले बता दिया था आपको कि इसमें यही है कि जो आपका SN होते हैं जो उसमें क्या होता है, वीक बॉन्ड निकलता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तो ये लो टेम्परेचर को ही फेवर करते हैं। ओके, यानी एक्सोथर्मिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आता है इसमें जो चौथी प्रॉपर्टी आती है, इसकी बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, वो क्या आती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट की, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है, इसमें क्या यूज़ होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या यूज़ होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए पोलर तो पता ही है क्योंकि जिसका हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, पोलर तो होना पड़ेगा, बॉन्ड तो तोड़ना है ना, इस बॉन्ड को तो वीक करना ही है ना, RX के बॉन्ड को वीक करना ही है। तो एप्रोटिक का मतलब वो होता है डू नॉट गिव H+, डू नॉट गिव H+, ठीक है। यहाँ पे ये टर्म एक चीज़ बताती है बहुत अच्छी, जो डिफ्रेंशिएट कर देती है टोटली SN1 SN2 को। देखो इसमें आता है आपका एसीटोन CH3CO CH3, CH3SO CH3 DMSO कहते हैं इसको, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड। और एक और आता है आपका CH3NCHO CH3। एक्चुअली ये है आपका ये क्या कहते हैं, फॉर्मेमाइड है, ठीक है, क्या है ये आपका फॉर्मेमाइड। तो आप इसको लिखो डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। असल में फॉर्मेमाइड क्या होता है, NH2CHO होता है फॉर्मेमाइड, ठीक है। जब 2 H को हटा के 2 मिथाइल बन जाता है क्या, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। ये देखो पोलर है, ये भी क्या पोलर है, इसके अंदर देखो, इनके अंदर पोलरिटी है, इनके अंदर पोलरिटी है, इसके अंदर पोलरिटी है, इसके अंदर, ठीक है। तो ये पोलरिटी के होने की वजह से ये पोलर होते हैं, लेकिन ये H+ नहीं देते। देखो इनमें तो कोई भी H+ देने को राजी नहीं है, किस बार H+ फ्री है ही नहीं, ठीक है। क्यों ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ का जो ये न्यूक्लियोफाइल होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं है। उस केस में न्यूक्लियोफाइल जो आता है वो वीक होता है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो SN1 SN2 में सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि SN1 में आने वाला न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वीक होता है, और जाने वाला स्ट्रॉन्ग कह सकते हो आप, ठीक है। लेकिन SN2 में आने वाला स्ट्रॉन्ग होता है और जाने वाला क्या होता है, वीक होता है। तो वो इंटरमीडिएट बनने का वेट ही नहीं करेगा, वो आएगा सीधा अटैक करके ट्रांजिशन बना के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी हमने जो पीछे मैकेनिज्म देखी तो उसमें क्या देखा था कि जब वो रिएक्ट कर रहा था, उसने डायरेक्ट रिएक्ट करके क्या बनाया, सीधा ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। ट्रांजिशन स्टेट में था ना, OH आ गया था वहाँ पर, तभी ट्रायंगल बाई पिरामिड बना, उसके बाद वो किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की, तो बेटा ये हमेशा इन्वर्जन देगा, इट ऑलवेज गिव, अभी हमने बताया था इन्वर्जन, जैसे हम क्या कहते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन, क्या कहते हैं उसको हम, वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक है। इसमें रिटेंशन का कंसेप्ट नहीं है, रेसिमिक्स का कंसेप्ट नहीं, सीधा इन्वर्जन देता है ये आपको। ओके, ये यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फैक्टर्स की, क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो वही फैक्टर्स है, पहला नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब देखो बेटा यहाँ पर प्राइमरी में फास्ट होता है, सेकेंडरी में कम, फिर टर्शरी में। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि अगर आने वाले न्यूक्लियोफाइल में ऑलरेडी अल्काइल ग्रुप होगा, इसमें तो अल्काइल, अगर मान लो ये जो अल्काइल हैलाइड है, ये जो अल्काइल, अगर ये इसके अंदर बहुत सारा क्राउडीनेस होगा तो इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान सुनो जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। क्या बोला था मैंने, अगर आपको थोड़ा याद हो, चलो आप पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं इसमें बताता हूँ क्लियरली। तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि सबसे पहले प्राइमरी में आएगा, तो यहाँ पे जो फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है वो क्या है, पहला तो ये नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। देखिए प्राइमरी में सबसे पहले, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी में। ठीक है, याद रखना, अगर जब भी आपको प्योर प्राइमरी मिल जाता है, प्योर प्राइमरी डिग्री 1 डिग्री मिल जाता है, तो वो हमेशा ही ऑलवेज गिव SN1। ठीक है, जबकि प्योर टर्शरी क्या देगा आपको, SN2। और सॉरी, प्योर प्राइमरी आपको देगा SN2 और प्योर टर्शरी आपको क्या देगा, SN1 देगा, क्योंकि ये कार्बोडाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ज़रा इस पे भी हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। दूसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यही फैक्टर्स ही बताते हैं कि ये SN1 करेगा या SN2 करेगा। ठीक है, सॉल्वेंट जैसे मैंने बता दिया था पोलर होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए बेटा, एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, मैंने अभी लिखवा दिया। ठीक है, जितना पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा उतना ही SN2 फास्ट होगा। तीसरा जो यहाँ पर इम्पोर्टेंस रखता है इसमें, लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, तो ये दोनों के लिए सेम है। बेटर लिविंग ग्रुप जितना होगा, बेटर लिविंग ग्रुप मोर SN। ठीक है, टेम्परेचर आपको पता ही है, लो टेम्परेचर को फेवर करेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं ना। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, सबसे इम्पॉर्टेंट ये। अब यहाँ पर हमने जैसे कहा कि प्राइमरी आपको हमेशा SN2 देगा और टर्शरी आपको SN1 देगा। ठीक है, अब जरा एक चीज़ के सोचा, अभी हमने पढ़ा कि SN1 का जो ऑर्डर था वो था टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और SN2 का जो ऑर्डर अभी बताया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, है ना, ये पढ़ा हमने। ये तो क्लियर समझ आता है कि इसमें ये क्यों है, क्योंकि कार्बोन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी का क्यों केस हुआ, समझो ज़रा इसको। देखो बेटा, ज़रा हम यहाँ पर लेके चलते हैं, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये कैच कर देता हूँ। ठीक है, दोनों को देखते हैं ध्यान से। ठीक है, कि इसमें होता क्या है। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूँ, यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, से OH- अटैक करना चाहता है। ठीक है, अब OH- इस कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ पे भी OH- इस कार्बन पर अटैक करेगा। ऐसा कर क्यों रहा है, ऐसा कर क्यों रहा है? देखो, ऐसा इसलिए कर रहा है कि यहाँ पर जो कार्बन है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, विड्रॉइंग नेचर का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन लेने का। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों है ये भी समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है इसका। अब इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर क्यों है ये भी समझ लो, क्योंकि इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली है, एम्प्टी है इसका, इसलिए चाहता है, और इसलिए न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने देता है कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर ब्रिंगिंग ग्रुप होते हैं। कार्बन का एंटी बॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2pz2, सिग्मा स्टार 2pz2, पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px स्टार, पाई 2p स्टार y, वो खाली होता है। यानी इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, खाली होता है। पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py ये क्या होते हैं, इसके खाली होते हैं, ये खाली होते हैं बेटा। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चाहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ये होते हैं प्लस आई फेड ग्रुप, ये तो प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन देंगे भाई तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा एक्स्ट्रा, है ना। यानी कि जितना ज़्यादा क्राउडनेस होगा,
जितना ज़्यादा क्राउडीनेस होगा उतना ही इसका OH का यहाँ पर अटैक करने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो इस क्राउडीनेस को हम नाम देते हैं यहाँ पर, इस प्लस आई फैट के नेचर के नाम को देते हैं हम इसको स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये हम कहते हैं जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही यहाँ पर जो अटैक होगा वो वीक होगा। समझ आई बात नहीं है? तो ये दिमाग में रखना कि प्राइमरी में इसलिए जल्दी होता है क्योंकि प्राइमरी में कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती, उसमें कार्बन का विड्रॉइंग नेचर एज इट इज़ रहता है। लेकिन टर्शियरी में या सेकेंडरी में कार्बन का विड्रॉइंग नेचर कम हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी उसके ऑर्बिटर को इलेक्ट्रॉन मिल चुके होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? उसके तो एक ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो हम भर ही नहीं सकते, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? ठीक है, इसलिए इस केस में वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेकर ट्रांजिट स्टेट बना के प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पर बनाता ही नहीं है ट्रांजिट स्टेट। जब ट्रांजिट स्टेट बनेगा नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि ट्रांजिट स्टेट बनेगा उसके बाद तो प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है, लेकिन रिएक्टेंट ट्रांजिट स्टेट में गया ही नहीं तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? ये बात समझ आ गई? तो दिमाग में रखना हमेशा, देखो कंसेप्ट को जितने अच्छे से दिमाग में बैठाओगे उतनी ही जल्दी से तुम उस क्वेश्चन को अटैक कर पाओगे, इनफैक्ट करेक्ट भी कर पाओगे। सो फोकस, SN1 इनकमिंग वीक आउटगोइंग स्ट्रॉन्ग, SN2 इनकमिंग स्ट्रॉन्ग आउटगोइंग वीक। SN1 टर्शियरी में ज़्यादा होता है क्योंकि टर्शियरी कार्बोडाइन ज़्यादा स्टेबल होता है और प्राइमरी कार्बोडाइन में होता ही नहीं है। प्योर प्राइमरी में SN1 होता ही नहीं है। ठीक है, तो प्योर प्राइमरी में क्या होता है? वो होता है SN2। ठीक है, तो ये दिमाग में रख लेना। अब कई बार रट लेते बच्चे कि जो SN1 का ऑर्डर है SN2 का ऑर्डर उसका उल्टा होगा, हमेशा ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे एक बात क्वेश्चन लेते हैं हम, उसमें हम क्लियर करते हैं, नोट कर लो। तो अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपसे कह देगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br, ये A है, और आपको देगा CH3 CH2 CH2Br, ये B है। ठीक है, कहेगा विच ऑफ फॉलोइंग गिव फास्ट SN1 एंड SN2, इनमें से कौन सा SN1 और SN2 क्या देगा? फास्ट देगा। ठीक है, ये पहला है। चलो यहीं से कर दे सी, इनमें से कौन पहला फास्ट देगा? SN1 SN2। तो अब देखो, हमने याद किया हुआ है प्राइमरी में तो SN1 होता ही नहीं है ना, प्राइमरी तो SN1 होता नहीं है, तो किस में SN1 फास्ट होगा, किस में SN? देखो दोनों ही प्राइमरी है, तो किस में SN1 फास्ट होगा? तो देखो जी, ये SN1 तो इसमें फास्ट होगा। ये तो हमें पता है कि SN2 तो प्राइमरी फास्ट होता है, तो अगर मैं SN2 की बात करूँ तो क्लियर हो गया कि B फास्ट करेगा इसे, है ना, यही बोलेंगे। और SN1 की बात करूँ तो एलिल कार्बोकेटाइन ज़्यादा होना चाहिए, है ना, ऐसा यही सोच आती है ना हमारी कि भाई ये ज़्यादा इससे होगा स्टेबल कार्बोडाइन, तो ये देगा SN1 ये देगा फास्ट, और अगर हम SN2 की बात करें तो ये SN2 फास्ट देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये गलत हो जाता है बेटा। देखो ऐसा है, ये केस नहीं होगा, एक आंसर है सही, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे। देखो कार्बोकेटाइन की बात करते हैं SN1 की, तब तो ये बिल्कुल सही है, ये पार्ट बिल्कुल सही बन जाता है, ये पार्ट सही बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन A जो है वो A में क्या है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, फिलहाल इसमें क्या बन रहा है, एलाइल कार्बोकेटाइन बन रहा है जो स्टेबल है प्रोपाइल कार्बोकेटाइन से। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से। ओके, दूसरा SN2 भी A में ही फास्ट है। क्यों? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये sp2 कार्बन आ गया, और यहाँ पर जो कार्बन है ये sp3 कार्बन है। sp2 कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेटा, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और हमने क्या था, अगर इस कार्बन के साथ, ध्यान दो, इस कार्बन के साथ कोई भी कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, इलेक्ट्रॉन खींचना ग्रुप, तो ये कार्बन पे का p ऑर्बिटल खाली हो गया, यानी कि ये जल्दी से न्यूक्लियोफाइल को ले लेगा। समझ आई? फिर रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बन कब होता है? जब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। देखो इसके साथ इस पर sp2 जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये भी छाटा दो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे कार्बन और ज़्यादा क्या हो जाएगा, विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और तगड़ा विड्रॉइंग हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप लग जाता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि इसका p ऑर्बिटल और ज़्यादा खाली हो जाता है। ओके, तो ये जल्दी रहेगा, यहाँ पर ए आंसर। एक और ले लेते हैं ऐसी, अब मान लो आपको ऐसे दे दिया, अब उसने बोला कि इसमें फास्ट होगा, तो देखो बेटा ये A है ये B है, तो अगर मैं SN1 की बात करूँ, यहाँ भी SN1 A में फास्ट होगा
और SN2 भी A में ही फास्ट होगा। रीज़न वही है, देखो SN1 इसमें क्योंकि ये कार्बोकेटाइन है, फिनाइल कार्बोकेटाइन बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, ये तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, ठीक है, यहाँ तो है ही नहीं, तो इसलिए SN2 भी इसी में फास्ट होगा। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको ना रिएक्शन दे देता है, रिएक्शन दे देगा, क्या क्या बताओ, ये SN1 को फॉलो कर रहा है, SN2 को फॉलो कर रहा है, ये भी देख लो। जैसे मान लो मुझे दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl, ठीक है, और मुझे यहाँ पे दे दिया वाटर, और यहाँ पे मान लो मुझे दे दिया KOH, ठीक है, यहाँ मान लेते मुझे दे दिया है एक्वस KOH, यहाँ मुझे दे दिया है मान लो KOH इन एसीटोन, इन एसीटोन, ठीक है, KOH इन एसीटोन। अब अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो सॉल्वेंट है, ये वाला सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट क्या है आपका, ये सॉल्वेंट है बेटा एप्रोटिक, ये सॉल्वेंट यहाँ पे एक्वस है, यानी कि KOH किस में है, वाटर में है, ये क्या है, प्रोटिक। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, तो ये SN1 को शो करेगा और ये SN2 को शो करेगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सॉल्वेंट। दिस इज KOH in water, this is KOH in acetone, this is aprotic, this is protic, ओके, पोलर दोनों हैं, ये भी पोलर है, ये भी पोलर, लेकिन ये प्रोटिक है, ये एप्रोटिक है। तो प्रोटिक का मतलब SN1 और एप्रोटिक का मतलब SN2, ठीक है, नोट कर लो भाई यहाँ तक। तो आई होप आपको यहाँ तक का SN1 SN2 का सारा समझ आ गया होगा, मैंने डिटेल में सब कुछ बता दिया। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आता है आप पूछ सकते हो कमेंट पे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, SN1 ये होता है 2 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन, सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बोकेटाइन, इसमें इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट का नेचर 3 होते हैं, कार्बोकेटाइन हो सकता है, कार्बोनाइन हो सकता है, और आपका फ्री रेडिकल भी हो सकता है। इनकी शिफ्ट फिक्स्ड होती है, ठीक है, एक्सोथर्मिक दोनों ही होते हैं। SN में आज के तो एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि जो टूटता है वो बॉन्ड वीक होता है, जो नया बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। जो SN1 है उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है उसकी ज्योमेट्री फिक्स्ड होती है, बॉन्ड जो इंटरमीडिएट होते हैं उसमें सारे बॉन्ड सॉलिड से बनाते हैं। लेकिन जो SN2 होता है उसमें जो बनता है वो इंटरमीडिएट बनता है, वो बनता है ट्रांजिशन स्टेट, जिसके सारे बॉन्ड पार्शियल से हम शो करते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है, टेट्राहेड्रल से ट्रायंगल, बाइपिरामिड से टेट्राहेड्रल, ठीक है। सो SN1 2 स्टेप, SN2 1 स्टेप। कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। इंटरमीडिएट फॉर्म, नो इंटरमीडिएट फॉर्म। ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, नो ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ऑर्डर इज टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ऑर्डर इज प्राइमरी, सेकेंड, टर्शरी, बट कीप इट इन माइंड, प्राइमरी, प्योर प्राइमरी विल गिव SN1 SN2 एंड प्योर टर्शरी गिव SN1, ठीक है। नाउ अब कई बार मान लो दोनों ही प्राइमरी है, तो वो डिपेंड करता है कि अगर वो एलाइल है और वो बेंजाइल है तो वो आपको वो SN1 दे सकता है, क्योंकि वहाँ पर कार्बोकेटाइन क्या होता है, स्टेबल होते हैं, ठीक है, ये दिमाग में रखना। अगर आपको एलाइल दे दिया, ठीक है, तो SN1 दे सकता है। देखो यहाँ पे SN1 दे रहा है ना, क्यों, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन बना रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी में टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद बेंजाइल आता है, लेकिन टर्शियरी से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, अगर बेंजाइल के साथ एल्काइल बेंजाइल हो जाए, समझ गए, मतलब CH प्लस के साथ बेंजाइल आ जाए, तो उसके बाद टर्शियरी आएगा, फिर आपका बेंजाइल आएगा, फिर आपका एलाइल आएगा, फिर आपका सेकेंडरी आएगा, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से जो SN1 होता है वो आपको रेजोनेंस मिक्सचर देता है, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों देता है। हालांकि इन्वर्जन का अमाउंट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो रिटेंशन की प्रॉपर्टी में अगर अटैक करेगा तो उस विसिनिटी में हेलोजन नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो रिपल्शन हो जाता है। लेकिन अगर हम SN2 की बात करें तो SN2 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इसमें सिर्फ हमेशा इन्वर्जन बनता है, इसे वॉल्डन इन्वर्जन कहा जाता है, कि वॉल्डन सर की वजह से, वॉल्डन सर ने इस चीज़ को डिस्कवर किया था कि ये रिएक्शन इस तरह से ही होगी हमेशा ही। SN2 ऑलवेज फॉलो द इन्वर्जन पैटर्न, ओके। जो SN2 होता है उसमें जो आना न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बन के एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल जो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py है वहाँ पर वो डोनेट करता है, क्योंकि उसका वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर उस कार्बन का कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वहाँ पर SN2 बहुत फास्ट होगा एज कम्पेयर टू अगर वहाँ पर नहीं लगा। जैसे प्राइमरी अल्काइल ग्रुप में, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में अगर आप देखो प्राइमरी कार्बन में, तो वहाँ पर C के साथ H है, H ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, तो वहाँ पर वो जल्दी फास्ट करेगा। लेकिन अगर उसके साथ मैंने CH3 लगा दिया तो फिर वो स्लो हो जाएगा, यानी क्राउडेडनेस बढ़ जाएगी,
तो आने का अटैक क्या हो, स्लो हो जाएगा। इसको इसी को हम कहते हैं स्टेरिक फैक्टर या स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। बाकी की प्रैक्टिसिंग एंड एनी डाउट कमेंट में लिखिएगा और जितना हो सके मेहनत करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम एंड गॉड ब्लेस यू।